नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। यूजीसी नेट का टीचिंग एप्टीट्यूड के और रिसर्च एप्टीट्यूड के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं अभी यूट्यूब पे। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास से संबंधित या यूजीसी नेट के मटेरियल से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9807781640। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सोशियोलॉजी की भी क्लास, ऑनलाइन क्लास सुबह 8 से 10 बजे के बीच में जूम ऐप पे रनिंग में है। अगर आप उससे भी संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं आपको रेगुलर बेसिस पर दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, एक सोशियोलॉजी से संबंधित और दूसरा यूजीसी नेट के प्रथम पृष्ठ से संबंधित। ठीक है, और आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो टीचिंग वो रिसर्च एप्टीट्यूड का ये 7वां वीडियो है। रिसर्च एप्टीट्यूड के पहले मैं 6 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 8 वीडियो 10 वीडियो पड़े हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम इस चैनल का हम पहला इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाता है यदि यह एक विशेष बात को साबित करने की कोशिश करता है, यह प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित नहीं करता है, वह वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों की जांच नहीं करता है, यह बहुत ही उच्च स्तर का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अनुसंधान नैतिक कब नहीं माना जाता है। नैतिकता, देखिए, अनुसंधान कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रिकॉशंस लेना, जैसे अपनी मटेरियल्स को गोपनीय बनाए रखना, ठीक है, लोगों की चीज़ों को चुराने का कार्य न करना, अपने सेल्फ प्रिपरेशन पर डिपेंड रहना, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब सारी शोध नैतिकता के अंतर्गत आती है। ईमानदारी पूर्वक कार्य करना, लोगों से चीट ना करना, ठीक है, लोगों की चीज़ें चुरा कर अपना शोध कार्य ना संपन्न करना, ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी आती हैं शोध नैतिकता के अंतर्गत। अब शोध नैतिकता नहीं माना जाता है यदि वह प्रतिभागी की गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित नहीं करता। ये आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यानी जो प्रतिवादी है, जो उसके अगेंस्ट में व्यक्ति है, उसकी गोपनीयता और अनामिता सुनिश्चित अगर नहीं करता है तो वो उसका अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन है दूसरा, नैतिक अतिक्रमण, इथिकल ट्रांसग्रेशन, इथिकल ट्रांसग्रेशन का अर्थ क्या होता है। ध्यान सुनिए, नैतिक अतिक्रमण का अर्थ क्या होता है। नैतिक सिद्धांतों को मानना, नैतिक सिद्धांतों को ना मानना, नैतिकता को परिभाषित करना, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, नैतिक सिद्धांतों को ना मानना, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नैतिक अतिक्रमण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा नहीं है। देखिए, ये सब सारी चीज़ नैतिकता संबंधित, शोध संबंधित जो भी नैतिकता है उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस इतने कराए जाएंगे कि शोध नैतिकता आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी चलता है, उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, कोई विकल्प नहीं, उपयुक्त सभी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यानी फिर से सुन लीजिए, कौन सा विचार या स्थिति जो नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा नहीं है, यानी नैतिक नहीं कहा जाएगा, तो कौन सा है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर, यानी कुछ भी चलता है, मतलब कोई भी चीज़ हो तो क्या वो चलेगा, इसमें नहीं। ठीक है, उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब आपका उद्देश्य पूर्ति आपका हो, मतलब आपकी पूर्ति हो, आपका जो भी जिस टारगेट के लिए आप शोध कर रहे हो वो पूरा हो, चाहे किसी भी साधन का प्रयोग करके। ऐसा भी है, ये नैतिकता कही जाएगी नहीं। यानी आपका साधन भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप चीज़ों को लोगों की चुरा के तब आप शोध ना करो। ठीक है, ये चीज़ें, तो इसमें ये भी हो जाएगा बी भी और सी, कोई विकल्प नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कोई भी भावना इससे नैतिकता से जुड़ी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपहानी है, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी अपहानी है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है। फिर से सुनिए, मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी अपहानियां हैं जिनका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक चोट, तनाव और चिंता, खराब विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर आप खुद बताओगे, ठीक है। इसमें क्योंकि प्रतिभागी अनुसंधान में बहुत सारे रिसर्च करने वाले भी हमारे स्टूडेंट होंगे इसमें, तो वो भी यूज़ करते होंगे, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट इसका बताएंगे, ठीक है। 237 में यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, 237 का आप कमेंट के थ्रू आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अपहानी है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना कर पड़ सकता है। शारीरिक चोट का, तनाव और चिंता, खराब विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा आंसर। ओके चलिए, इसका आपके लिए छोड़ रहा हूँ 237 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। गहन साक्षात्कार, सामग्री विश्लेषण, गुप्त अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा आपका सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न अवलोकन। प्रच्छन्न क्या होता है, प्रच्छन्न का होता है एक प्रकट होता है, एक अप्रकट होता है, अप्रकट वाला ही प्रच्छन्न होता है, ठीक है। तो सॉरी, प्रच्छन्न वाले में ये प्रच्छन्न में प्रकट ही होता है, अप्रच्छन्न नहीं है, अप्रच्छन्न वो होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी है। तो प्रच्छन्न जो अवलोकन होता है वो इसके साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हानि है जिसका प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना करना पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक संकट, शारीरिक चोट, आत्मसम्मान की हानि। इसमें से क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत ये सब सारी एक कहेंगे समस्याएं उत्पन्न होती हैं अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में। ओके आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें कुछ धुंधला है लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ दूंगा, इसमें आपको समस्या नहीं होनी पाएगी। बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अनुसंधान के निष्कर्ष या व परिणामों को, ध्यान सुनिएगा, अनुसंधान के निष्कर्ष व परिणामों को अब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है, उसे क्या कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि अनुसंधान के निष्कर्ष व परिणामों को एक से अधिक जर्नल्स में छापा जाता है, उसे क्या कहेगा। आंशिक प्रबंधन, डुप्लीकेट प्रबंधन, पूर्ण प्रबंधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डुप्लीकेट प्रबंधन। यानी जो डुप्लीकेट जो प्रबंधन आया है उसमें अनुसंधान के निष्कर्षों परिणामों को एक से अधिक जर्नल में छापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में, ध्यान सुनिएगा, अनुसंधान प्रतिभागियों पार्टिसिपेंट के बारे में व्यक्तिगत प्रदत्त को सुरक्षित, गोपनीय और रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने कहा अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत प्रदत्त को सुरक्षित, गोपनीय और रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे के जो अनुसंधानकर्ता होंगे उनके लिए क्या होगा, एक आदर्श का कार्य करेगा। देखिए आंसर देखते हैं। अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए, अनुसंधान की लागत की वसूली के बाद एक बड़े मंच पर प्रदत्त बेचने के लिए, अन्य शोधकर्ताओं से गोपनीयता रखने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा इसमें ए, यानी जो अगर आप अनुसंधान जो भी किया है व्यक्ति और उसका अनुसंधान करने के बाद जो प्रदत्त आपको हासिल होते हैं उन्हें आप सुरक्षित और गोपनीय और रिकॉर्ड के रूप में अगर आप रखते हैं तो उसके आधार पर आप उन सिद्धांतों का अवलोकन बाद में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आंसर होगा इसका आंसर 242 का। 243 का है नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व है। परिमाणात्मक अनुसंधान, परिमाणात्मक अनुसंधान क्या होता है, एक ऐसा रिसर्च जिसमें संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संख्यावाचक अध्ययन किया जाता है। यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है, यह एक सुसंगत उपकरण या का मापदंड प्रदान करता है, या अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। सॉरी,
यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है, सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है, अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है। उपरोक्त सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 वाला क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसे हम कह सकते हैं बाहरी वैधता, आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता, आंतरिक वैधता। ठीक है, मैंने क्या ऑप्शन बोला, देखिए मैं सब पढ़ दे रहा हूँ, आपको ऐसी असुविधा नहीं होनी पाएगी। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं बाहरी वैधता, आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता और आंतरिक वैधता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगी, इसमें आंसर आपका हो जाएगा एक सेकंड, हाँ इसमें आंसर हो जाएगा बाहरी वैधता। ओके, ये आंसर नहीं दिखाई दे रहा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को संदर्भित करता है? यादृच्छिक न्यादर्श के बारे में निष्कर्ष, अनुसंधान में से निष्कर्ष, जिस सीमा तक न्यादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो जनसंख्या सामान्यीकरण का संदर्भित करता है किसको? ये जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, मैंने कहा जिस सीमा तक, किस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया सकता है? जनसंख्या सामान्यीकरण, यादृच्छिक न्यादर्श के बारे में शोधकर्ता के निष्कर्ष, शोधकर्ता प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, पारिस्थितिकीय सामान्यीकरण। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, शोधकर्ता प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए जो आपको इतनी असुविधा होनी पाई, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ों पे, ठीक है, क्वेश्चंस पे। वैसे मैं प्रयास किया हूँ कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान अभिकल्प, रिसर्च डिज़ाइन इसको बोलते हैं, का अर्थ क्या है? यह एक सामान्य विधि है जो कि सभी शोधकर्ताओं द्वारा शोध को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाती है। यह गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियों में से किसी एक का उपयोग करने का अंतिम विकल्प है। यह शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति है। यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। आपको बताना चाहूँगा ये एक प्रकार का क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो देखिए ब्लूप्रिंट के संबंध में आपको अगर कोई स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है डी आंसर। ओके, एक्चुअली क्या है, जो शोध रिसर्च है या रिसर्च डिजाइन है एक प्रकार की प्राकल्पना ही है। प्राकल्पना जहाँ पे मौखिक होती है रचना और शोध कार्य करने से पूर्व की जो रचना होती है, लेकिन ये रिसर्च जो होता है ये लिखित होता है, रिटर्न होता है। ठीक है, एक प्रकार की प्राकल्पना ही है अनुसंधान अभिकल्प, लेकिन वो ये लिखित होता है, वो मौखिक होता है। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है किसका, रिसर्च जो आप करने जा रहे हो उसके पूर्व की जो कल्पना पर आधारित ब्लूप्रिंट। ओके, तो डी आंसर इसका होगा नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के दौरान मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है। ध्यान सुनिए, मैंने कहा अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें उन्हें समाप्त करने के लिए अनुमति देता है। यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। कम से कम हम जानते हैं कि हम क्या अनदेखा कर सकते हैं। यह दूसरों को हमारे मूल्यों को स्वीकार करने के लिए मना कर सकता है। देखिए आपको बताना चाहूँगा अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह निष्कपट, यहाँ पे कपटी, यहाँ पे नहीं निष्कपट यहाँ पे बोला, हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। ठीक है, ये बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है, ध्यान सुनिए, मैंने कहा जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है, दूसरे चर के मूल्य में वृद्धि होती है, तो इस संबंध गुणांक को क्या कहते हैं, सकारात्मक गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक में वृद्धि हो रही है दूसरे में वृद्धि हो रही है, एक में वृद्धि होगी दूसरे में वृद्धि नहीं होगी तो नकारात्मक कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तर्क की कौन सी प्रक्रिया जिसमें हमें कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष पहुंचाती है? ध्यान सुनिए, कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष की तरफ, यानी समूह से आप जा रहे हो, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो इसमें सामान्य से विशिष्ट कौन से तर्क में होता है, निगमनात्मक तर्क में। ओके, आगमनात्मक क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा आगमनात्मक।
तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक सामुदायिक प्रयोग में ले आएं। फिर से सुनिए, यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में ले आए। तो शोध प्रभाव, प्रशस्ति पत्र प्रभाव, आचार संहिता प्रभाव, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो जिन्हें पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में ले आए। तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आपके सी आंसर, आचार संहिता प्रभाव। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। इसका आंसर डी आंसर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस वीडियो पर, इस यूट्यूब चैनल पे 1-to-1 वीडियो रेगुलर बेसिस पर सोशियोलॉजी और यूजीसी नेट का मिलने वाला है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है यूजीसी नेट की, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सोशियोलॉजी और यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित 9807781640, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।